अगर आपने आगे के एपिसोड नहीं सुने हैं तो पहले उसे सुन लीजिए, तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। युवराज की बात सुनकर रोहित का मुंह बंद हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। वो एकदम से सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। युवराज ने कहा, बोलो अब। तो रोहित को खांसी आ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो युवराज की बात का क्या जवाब दे और कैसे दे, लेकिन उसे पता था कि अगर वो कुछ नहीं बोला तो युवराज गुस्सा हो जाएगा। फिर उसके गुस्से की सामना करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और कहा, सर वो मैं। अब ये सर वो मैं ये क्या होता है, ठीक से बोलो। युवराज एकदम से गुस्सा होते हुए कहा, सर वो परी मैडम की दोस्त रिया है, मैंने उसकी जान बचाई थी। वो उस अरमान वर्मा के चक्कर में खाई में कूदने जा रही थी, अपनी जान देने जा रही थी। मैंने उसे देख लिया, लेकिन उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि अरमान वर्मा ने परी मैडम के ऊपर हिप्नोटाइज किया हुआ है, लेकिन वो श्योर नहीं था। इसलिए उसने मुझे कहा कि इस बारे में पता करने के लिए। रोहित ने एक झटके में सारी बातें बोल दी। उसकी बात सुनकर युवराज ने उसे घुरकर देखा और कहा, क्या तुमने मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब छोड़ दी है? क्या तुम अब उस लड़की के पर्सनल असिस्टेंट बन गए हो जो उसके कहने पर उसके लिए परी की जासूसी कर रहे हो और मेरे घर के नौकरों से बात उगलवा रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो बस तुम्हारी इंटेंशन जानना चाहता था कि आखिर ये जानकर तुम करना क्या चाहते हो। क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन साफ था, इसलिए तुम जॉब छोड़कर जा सकते हो, वरना ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता। धोखा वो तो मैं आपको कभी दे ही नहीं सकता। सचमुच मैं बस उस लड़की को इतना कहा कि परी मैडम ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना, मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं। जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर ले लो। युवराज ने रोहित की बात को बीच में काटते हुए कहा तो रोहित का चेहरा रोने जैसा हो गया। बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस परी मैडम की फिक्र कर रहा था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके साथ सालों से हूँ। आप किसी और के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना आप मुझ पर करते हैं। प्लीज़ बॉस, आप भी अच्छे से जानते हैं कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। ये कहते हुए जैसे ही रोहित युवराज से नीचे झुककर गले मिलने वाला था ताकि वो उसके गले मिलकर रो सके, युवराज एकदम से अपनी चेयर को पीछे करते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? युवराज भी इस बात को अच्छे से जानता था, रोहित की इंटेंशन गलत नहीं है। युवराज उसे जॉब से भी नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि वो उसके साथ कई सालों से काम कर रहा है। उसे उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं। बॉस, मैं। रोहित बस इतना ही बोल पाया था कि युवराज उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अब सीधे खड़े हो जाओ, कितना अजीब लग रहे हो रोते हुए। जैसे ही युवराज ने कहा तो रोहित एकदम से खड़ा हो गया। ऑर्डर कीजिए बॉस, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिलहाल तो जान की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जब ज़रूरत होगी तो मैं बिना किसी संकोच के मांग लूँगा। अभी के लिए तुम इतना करो कि उन दोनों लड़कियों को अगले हफ्ते घर लेकर आना। जैसे ही युवराज ने कहा, रोहित की आंखें फैल गई। रोहित ने हैरानी से युवराज को देखा और कहा, बॉस, आप श्योर है कि आप उन दोनों लड़कियों का घर बुलाना चाहते हैं? जितना कहा जाए उतना करो। ये कहते हुए युवराज खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। रोहित हैरानी से बस उसे जाते हुए देख रहा था। अगले हफ्ते शाम के वक्त रोहित, रिया और तनु दोनों को युवराज की विला में लेकर आया। जैसे ही वो दोनों कार से उतरे, अपने सामने इतने बड़े बंगले को देखकर उनकी तो आंखें ही उस पर ठहर गई। अरे यार, ये घर है कि आइलैंड? कितना बड़ा है। रोहित बोला, ये तो कुछ भी नहीं। बॉस के पास तो इससे भी बड़े बड़े घर है, लेकिन ये उनका सबसे पसंदीदा है, इसलिए वो यहीं रहते हैं। ठीक है ठीक है, अब उसकी तारीफ करना बंद करो, इतना भी कुछ खास नहीं है, रिया ने कहा। उसके बाद रिया की नज़र गेट पर मौजूद हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स पर गई तो वो फिर से बोली, कितने डरावने दिखते हैं ये लोग, पता नहीं परी यहाँ कैसे रहती होगी। तो रोहित ने कहा, पहले उन्हें भी अजीब ही लगता था, लेकिन फिर उन्हें बॉस से प्यार हो गया, अब उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगता।
रोहित ने बड़े आराम से कहा। तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब है। रिया ने रोहित की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। हाँ तो मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, जवाब तो होगा ही ना। अरे काहे का पर्सनल असिस्टेंट, तुम्हें वो किसी गली के कुत्ते से कम नहीं समझता जिसके पीछे तुम दुम हिलाते फिरते हो। रिया ने इतने धीरे से कहा कि रोहित को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। अब तीनों गेट के अंदर जा पहुँचे। अंदर जाते ही तीनों के कान में अचानक से लगातार गोली चलने की आवाज़ कुछ देर तक सुनाई दी। रिया अचानक से डर गई। वो पीछे हटकर रोहित से चिपक गई। अब गोली चलने की आवाज़ जब बंद हुई, तीनों अंदर गए और अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। तनु तो अपनी जगह भूत बनी खड़ी थी। उन्होंने देखा कि युवराज एक बड़े से सोफे पर बैठा हुआ है। उसके सामने एक आदमी उसके कदमों पर पड़ा हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा है। सामने युवराज अपने हैंडसम से चेहरे पर ब्लैक कलर के शेड से चढ़ाए हुए बैठा था, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ था। तभी युवराज की आवाज़ गूंजी और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मेरे साथ धोखा करने का अंजाम जानते हो ना? आइंदा से याद रखना, एक बार माफ़ कर दिया, दोबारा नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने को हुआ। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े तनु और रिया पर गई, जो डर के कारण लगभग बेहोश होने की कगार पर थे। डर की वजह से उनके पसीने छूट रहे थे। वो दोनों युवराज से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने ऐसा नज़ारा आज तक कभी अपने आँखों के सामने नहीं देखा था। रोहित नॉर्मल था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा नज़ारा देखा हुआ था। युवराज धीरे धीरे चलकर उनके पास आने लगा। उसको पास आते हुए देखकर रिया पीछे हटने लगी। वो तब तक पीछे हटते हुए जा रही थी जब तक वो रोहित से टकरा नहीं गई। रोहित ने उसे संभालते हुए उसकी बाजू पकड़ ली और धीरे से कहा, तुम डर क्यों रही हो? वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद है जो तुमने कहा था कल, कि तुम बॉस को थप्पड़ मारने वाली हो, उसका गला दबाने वाली हो। रिया ने उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए घूरते हुए धीरे से कहा, तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आए हो ना, ताकि मुझे मरवा सको? रिया ने हकलाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बॉस का गला दबाना था। मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर रिया अपनी गर्दन ना में हिलाती। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रोहित ने फिर से उसे परेशान करने के लहजे में कहा, जाओ मारो थप्पड़, चाहो तो अभी के अभी उनका गला दबा भी सकती हो। रिया ने एक बार उस आदमी की तरफ देखा जो युवराज के कदमों को पकड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। उस आदमी को वहाँ से युवराज के बॉडीगार्ड उठाकर बाहर ले गए और बाहर ले जाकर फेंक दिए। रिया रोहित की तरफ देखा और फिर उसने युवराज की तरफ देखा, जो अब तक उन तक पहुँच चुका था। लेकिन उसने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि युवराज के पीछे खड़े बॉडीगार्ड आगे आया और तनु रिया की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों में से कोई भी परी मैडम को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा कि हाँ अभी क्या चल रहा था। लेकिन इस वक्त रिया और तनु कुछ भी बोलने के हालत में नहीं थे। लगता है इन दोनों को अच्छे से सुनाई नहीं दिया, इन्हें अच्छे से समझाओ, युवराज ने कहा। तो दोनों ने एक साथ कहा, नहीं नहीं, हम समझ गए, हम परी को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। तनु ने तो अपनी गर्दन पूरी जोश के साथ हिलाते हुए ना कहा। गुड, ये कहकर युवराज वहाँ से निकल गया। भेड़िया, राक्षस, हैवान, दानव और भी कुछ नाम याद नहीं आ रहा है इसके लिए। ये तो जल्लाद है, जल्लाद। इसमें इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रिया लगातार बकबक किए जा रही थी। अरे पागल लड़की, चुप हो जा। अगर गलती से भी किसी ने यहाँ सुन लिया ना, तो उस आदमी की तो जान लेने वाला था, वो बच गया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगी, रोहित ने कहा। तो रिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इतने में ही रोहित ने कहा, ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अरे नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ अंदर चलो। अगर यहाँ इतना माहौल ख़राब है तो अंदर कैसा होगा? तनु ने रोहित की तरफ देखकर कहा। तो रोहित ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा। बॉस परी मैडम के सामने किसी को डराते धमकाते नहीं है और ना ही कोई खून खराबा होता है। अच्छा, फिर तो ठीक है। उसके बाद तनु और रिया अंदर आ गए। लेकिन जैसे ही बिला के अंदर आए तो बिला की चकाचौंध को देखकर दंग रह गए। अचानक से फिर से उनके सामने परी का बॉडीगार्ड आ गया। उसको देखकर तनु ने धीरे से कहा, बस इसी बंदर की कमी रह गई थी। जी, आपने कुछ कहा?
नहीं, आपके कान बज रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तनु ने सपाट होकर जवाब दिया। परी के बॉडीगार्ड को लगा जैसे ये लड़की उसे जी भरकर गालियाँ देना चाहती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बात को इग्नोर किया और बोला, मैडम से आप दोनों बस नॉर्मली बात करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपको ध्यान रहे, क्योंकि किसी भी अनचाही बातों से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, हम समझ गए, रिया ने कहा। उस बॉडीगार्ड ने एक बार फिर तनु की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसके बाद वो उसे घूरते हुए देखा और चला गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन परी कहाँ है, उसका कमरा कहाँ है? रिया इतना कहा ही था कि उसके सामने राधा आंटी आ गई। चलो बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें परी बिटिया के पास ले जाती हूँ। रिया के चेहरे पर उन्हें देखकर छोटी सी स्माइल आ गई। शुक्र है, इस घर में कोई तो नॉर्मल है, रिया ने धीरे से कहा। तनु ने उसके ऊपर कोहनी मारते हुए कहा, चुप हो जा, तुम क्या चाहती हो कि इस घर से हमारी अर्थी ही निकले? यहाँ मुझे तो लगता है कि दीवारों के भी कान होंगे। अरे मैं सही तो कह रही हूँ, जब से हम लोग यहाँ आए हैं हमें सब अजीब ही दिखाई दे रहा है, रिया ने शिकायती लहजे में कहा। उतने में ही वो लोग परी के रूम के बाहर पहुँच गए थे। वो दोनों बिना नॉक के अंदर आ गए। उन्होंने देखा तो परी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रिया ने पीछे से जाकर उसकी आंखों को बंद कर लिया। परी ने उसके हाथों को छूते हुए कहा, युवराज, तुम्हारे हाथ इतने कमज़ोर कैसे हो गए? परी के मुँह से युवराज का नाम सुनकर रिया फिर से चिढ़ गई। उसने तनु की तरफ देखा तो तनु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तनु की हंसने की आवाज़ सुनकर परी एकदम से चिल्ला उठी, तनु तुम? परी जल्दी से रिया और तनु के गले मिली। उसे उन दोनों को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? परी ने खुश होते हुए पूछा। अरे बस पूछ मत, तनु ने परी के बेड पर बैठते हुए कहा। क्या मत पूछ, और तुम दोनों इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? परी ने कहा तो तनु और रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे इन सब बातों को छोड़, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम दोनों तुम्हारे घर आए हुए हैं, क्या तुम हमें खाना नहीं खिलाओगी? रिया ने कहा तो परी बोली, मैं अभी तुम्हारे मन पसंदीदा खाना बनवाती हूँ। परी ने ये कहकर बाहर चली गई। वैसे युवराज परी का बहुत ख्याल रखता है, जो भी कहो, तनु ने पूरे कमरे की तरफ नज़र घुमाते हुए कहा। हाँ, देखा नहीं कैसे हमें ऑर्डर दिए जा रहे थे, जो भी बाहर हुआ परी को नहीं बताया जाए, उसके सामने ऐसी कोई बात ना किया जाए जिससे उसकी दिमाग पर असर पड़े। किसके दिमाग पर? परी ने रिया की बात सुनकर अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर तनु और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और तनु ने बात को संभालते हुए कहा, अरे हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, आजकल रिया को ज़्यादा ही भूलती जा रही है। मैं तो उसे ये कह रही थी कि उसके दिमाग पर आजकल काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। अच्छा। उसके बाद उन तीनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया और वो तीनों गॉसिप करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। उनका ध्यान तो तब टूटा जब नौकर उन्हें खाने पर बुलाने के लिए आया। वो तीनों नीचे गए। उन्हें युवराज सामने से आते हुए दिखाई दिया। परी बड़ी ही खुशी से किसी बच्चे की तरह उसके सामने दौड़ती हुई गई और बोली, युवराज देखो, मेरी दोनों सहेलियाँ आई हुई है। जानता हूँ, युवराज ने कहा, इसका मतलब है कि तुमने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। युवराज ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया और कहा, मैं जानता हूँ, तुम उन्हें मिस कर रही थी। परी ने युवराज के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो। युवराज ने भी उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम खुश हो ना? हाँ। परी ने अपनी गर्दन जोर से हिला दी। उन दोनों का इस तरह खुले में रोमांच देखकर परी ने खांसी करते हुए तनु को कोहनी मारी तो तनु ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो चाहती थी कि रिया ज़्यादा ना बोले, क्योंकि उसे इस वक्त युवराज को देखकर डर महसूस हो रहा था। चलो खाना खाते हैं, परी ने युवराज का हाथ पकड़कर कहा। नहीं, तुम खाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। युवराज यही कहकर वहाँ से चला गया। उसको वहाँ से जाते हुए देखकर परी उसको प्यार से देखती रही। जब युवराज उसकी नज़रों के सामने से गायब हो चुका था, तभी वो उस दिशा में देख रही थी। ये लड़की सच में प्यार में पागल है, रिया ने परी को हिलाते हुए कहा तो परी अपने ख्यालों से बाहर आई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, चलो खाना खाते हैं। युवराज सीधा अपने रूम में गया और आज वो दिन भर फाइलों में बिजी रहने के बाद, ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद, रात को जब वो फ्री हुआ, नहाकर वॉशरूम से आया तो उसने परी को अपने सामने खड़े हुए देखा।
जो उसके लिए दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। तो आ गई तुम्हें मेरी याद, युवराज ने परी को ताना मारते हुए कहा। ओहो, मिस्टर राठौड़ साहब को मेरी फ्रेंड से चिढ़ हो रही है। परी ने युवराज की टांग खींची। नहीं तो, युवराज ने अपने बालों को ड्राई करते हुए कहा। परी जाकर पीछे से उसकी पीठ से लपेटे हुए बोली, तुम इतना बिजी क्यों रहते हो हमेशा? मुझे बहुत ही अकेला फील होता है तुम्हारे इस बड़े से घर में। परी ने शिकायती लहजे में कहा। तो युवराज ने पीछे मुड़ते हुए उसे सीने से लगा लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर के बाद वो परी के चेहरे को पकड़ा और उसे डीप गीज करने लगा। जब उससे अलग हुआ तो उसे कहा, जाओ, वो दोनों तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन वो दोनों तो सो चुकी है, परी ने कहा। तो युवराज बोला, तो तुम जाना नहीं चाहती? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करना है। ये कहते हुए परी ने अपनी एड़ी पर खड़े होते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दिया। उसके बाद उसने युवराज के होठ को हल्के से छुआ और फिर उसके गाल को किस किया। युवराज की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गई। उसने अपने लिप्स परी के गले पर रख दिया। युवराज समय के साथ और भी ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। उसे परी को पाने की चाह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो परी को अपने बेड पर लेकर गया और उसे बेइंतहा चूमने लगा। परी के हाथ युवराज के कमर पर घूम रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसके हाथों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया। तो युवराज ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा कि परी सो चुकी है। उसने एक गहरी सांस ली और परी के कपड़े ठीक किए और उसे अपने आगोश में लेकर खुद भी सो गया। सुबह के वक्त परी की नींद खुली तो उसने अपने आप को युवराज की बाहों में पाया। युवराज गहरी नींद में बड़े सुकून से सो रहा था। उसको देखकर परी मुस्कुरा दी। उसने हल्के से उसके चेहरे पर हाथ घुमाया और एक कीच करके उठने लगी, लेकिन युवराज ने जोर से उसको पकड़कर दोबारा से बेड पर सुला दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना रिया और तनु भी यहीं पर है। वो क्या सोच रही होंगी कि परी रात को कहाँ भाग गई। अब जल्दी से मुझे छोड़ो, जाने दो। युवराज ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, मुझे एक और चाहिए। एक और? एक और क्या? परी ने अपने सिर को खुजलाते हुए पूछा। जो तुमने अभी सोते हुए मुझे दिया। युवराज ने ये कहते हुए अपनी आंखें खोल दी। तुम कितने बेशर्म हो, परी ने शर्माते हुए कहा। मैं बेशर्म हूँ और तुम बहुत शर्मीली हो, क्या ऐसा है? युवराज बोला। तो परी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। शर्म और लाज तो एक लड़की का गहना होती है, इसलिए लड़कियों के अंदर तो ये गुण होने ही चाहिए। परी ने कहा। तो युवराज की बोलती बंद हो गई। तुम सही कह रही हो, तुम बहुत शर्मीली हो, युवराज ने कहा। तो परी को अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। उसने कहा, देखो आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती है, तुम्हें मेरी जैसी लड़की नहीं मिल सकती। तुम बहुत खुशनसीब हो जो मैं तुम्हें मिली हूँ। युवराज ने उसकी बात सुनकर गर्दन हिला दी और कहा, अगर तुम्हारा खुद की तारीफ करना हो गया हो तो तुम जा सकती हो। तभी परी को रिया और तनु का ध्यान आया। उसने जल्दी से बेड से उठते हुए कहा, तुम भी ना करवा दी ना मुझे देर अपनी बातों में उलझा कर। युवराज ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो उसे बस देखता रहा। ये पागल लड़की कुछ भी बोलती जाती है, पता नहीं उसका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है, या हो सकता है कि वो सिर्फ उसके सामने इस तरह पागल बनती रहती है। बाहर जब परी आई तो वो खुश थी, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची तो दरवाजे पर ही रिया से टकरा गई। तुम किसी भूत के जैसे क्यों बाल खुलकर खड़ी हो? परी ने रिया को देखकर कहा, जो उसे ही खतरनाक नज़रों से देख रही थी। तुम कहाँ थी सारी रात? रिया ने परी को घूरते हुए पूछा। ओह शिट, वो तो पकड़ी गई। इसका मतलब है उन दोनों को उसके रात भर गायब होने की बात पता चल गई। परी ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, अरे क्या तुम दोनों फ्रेश हो चुकी हो? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवा लेती हूँ। ये कहकर परी जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, रिया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रानी कहाँ जा रही हो? ये तो बताओ कि आखिर तुम थी कहाँ रात भर? क्या तुम उस भेड़िए के पास, मेरा मतलब है युवराज के पास थी? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हो रहा था? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या मैं मौसी बनने वाली हूँ? रिया ने यह कहकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। तनु उसकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वहीं परी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, यार तुम। वो बेचारी इतना ही बोल पाई थी कि रिया ने चिल्लाकर कहा, इसका मतलब तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तभी उसकी नज़र युवराज पर गई, जो सूट बूट पहने परी के रूम के बाहर से गुजर रहा था।
रिया ने उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली, उसे पीछे से जाते हुए देखा और कहा, रुको तुम युवराज राठौड़, तुम खुद को समझते क्या हो। युवराज इस वक्त फ़ोन पर बात करता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट कॉल था जो कि उसकी दादी की थी। वो उसे और परी को घर आने की जिद कर रही थी, लेकिन युवराज उन्हें कुछ समझा रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरकर लिविंग रूम में पहुंचा, पीछे से रिया कुछ बड़बड़ाते हुए उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखे हुए युवराज को घूरकर देख रही थी। पीछे से तनु और परी भी वहां पहुंच गए और रोहित, जो कि अभी अभी कुछ फाइल्स लेकर उसके घर वहां विला पर पहुंचा हुआ था, उसने जब अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? झांसी की रानी बनकर सर के आगे इस तरह क्यों खड़ी है? अपने ख्यालों से वो तब जाकर बाहर आया जब उसने रिया को चिल्लाते हुए सुना, तुम घटिया आदमी, तुमने मेरी दोस्त को इतने छोटे उम्र में, खेलने कूदने के उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया।